अपने पिता के ऑपरेशन के लिए मेरे पति ने अपने बॉस से पैसे मांगे तो बॉस ने कहा तुम अपनी पत्नी को एक हफ्ते के लिए रात में मेरे पास भेज दो। इसके बदले में तुम्हें इलाज के लिए काफ़ी सारे पैसे दे दूंगा। ये बात सुनते ही पति ने मुझे तलाक देने की धमकी दी और ज़बरदस्ती मुझे बॉस के घर भेज दिया। जब मैं वहाँ पहुँची तो बॉस ने मुझे एक सुंदर सा लाल जोड़ा हाथों में पकड़ाते हुए कमरे में भेज दिया और कहा कि इसे पहन लेना और सुबह तुम जा सकती हो। मैं डरते डरते कमरे में गई और चुपचाप शादी का जोड़ा पहन लिया। लेकिन पूरी रात बीत चुकी थी, कमरे में कोई नहीं आया। मैं सुबह जल्दी उठकर अपने पति के घर चली गई, जहाँ पर पति के पास काफ़ी सारे पैसे आ चुके थे। इसी तरीके से मुझे एक हफ्ते लगातार बॉस के घर जाना पड़ा। हर बार वही बॉस मुझे लाल जोड़ा हाथों में देता और कहता, इसे रात भर पहन के रखना और सुबह जा सकती हो। दूसरे दिन आती तो पति के पास और पैसे होते। एक हफ्ता बीत चुका था और अब मुझे शक हुआ कि बॉस मुझे लाल जोड़ा क्यों पहनने के लिए देता है और आज तक उसने मुझे छुआ क्यों नहीं। सच जानने के लिए जैसे ही मैं बॉस के केबिन में दाखिल हुई तो वहाँ मेरे पति पहले से मौजूद थे। तभी बॉस ने मेरे पति से कुछ कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा नाम पल्लवी है। बचपन में ही मैं बहुत ज़्यादा सुलझी हुई लड़की बन गई थी। मुझे अपने माता पिता से बेहिसाब प्यार था। जब मैं सिर्फ 5 साल की थी तभी एक दर्दनाक हादसे में दोनों इस दुनिया से चल बसे थे। उस वक्त ना मुझे समझने की शक्ति थी और ना सहने की ताकत। बस इतना कि उस दिन के बाद मेरी छोटी हथेलियां किसी भी अपने हाथ तक ना पहुंच पाई। कई रिश्तेदारों ने कुछ दिन तक हौसला दिया, लेकिन धीरे धीरे सब दूर होते गए। बहुत बाद मेरे मौसा मौसी ने मुझे साथ रखा। शुरुआत में लगा जिंदगी में फिर से घर मिल गया। उन्होंने मुझे गोद में उठाया, प्यार से बात की। पर यह सब ज़्यादा समय ना चला। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। उनके बच्चे स्कूल जाते, खेलते पढ़ते और मैं रसोई, झाड़ू, कपड़े और बर्तनों में उलझी रहती। मैं बोलती नहीं थी, बस चुपचाप सब करती, क्योंकि जहाँ ठहरने की जगह भी दया से मिली हो वहाँ शिकायत की इजाज़त कैसे होती है। समय यूं ही चलता रहा और मैं उम्र में जवान हो गई, मगर हालात वहीं खड़े थे। एक दिन मौसी की जान पहचान वाली एक महिला आई। उसने मुझे सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे खरीदारी करी हो। उसी रात मौसा मौसी ने कहा, मेरे लिए रिश्ता आया है। आदमी उम्र में बड़ा है, खास रंग रूप नहीं, पर नौकरी करता है और बदले में अच्छी रकम देने को तैयार है। मुझे एहसास हो गया कि रिश्ता नहीं सौदा था। अगले दिन एक छोटे मंदिर में बिना रस्मों, बिना खुशी के, बस कुछ मंत्रों और तस्वीरों के साथ मेरी शादी करवा दी गई। मेरा पति रज्जत था। विदाई के समय मौसा मौसी ने दुआ दी, न स्नेह, बस दरवाजे की ओर इशारा कर दिया, जैसे बोझ हट गया हो। रजत के घर पहुंची तो दरवाजे पर उसकी 3 बहनें खड़ी थी। उसकी नज़र मेरे स्वागत के लिए नहीं, बल्कि कामकाज नापने के लिए थी। ना कोई तिलक, ना मुस्कान, ना गृह प्रवेश, बस ठंडी आवाज में, कमरा उधर है। उस घर में एक और इंसान था, रजत के पिता, जो ज़्यादातर बिस्तर में रहते थे। उनका शरीर कमजोर और आवाज़ धीमी थी। सुना था कि सालों से बीमार है। कमरे के एक कोने में पुरानी दवाइयों की महक रहती और पिताजी का हल्का खांसी भरा स्वर अक्सर दीवारों में गूंज जाता। वे मुझे देखते तो आंखों में नम सा अपनापन झलकता, जैसे कहना चाहते हो कि घर में एक औरत आई है तो शायद माहौल बदले, मगर उनके शब्द अक्सर गले में ही अटक जाते। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी दरवाजे पर दस्तक हुई। बहनों ने कहा, उठो, नाश्ता बनाना है, माँ को दवा देना है, पापा को खाना खिलाना है और बर्तन धोना है। मैं अनजाने घर में दौड़ती फिर रही। सास की लाठी की ठक-ठक किचन के दरवाजे पर गूंज रही थी। दहेज तो लाई नहीं हो, खाली हाथ आई हो तो कम से कम काम तो ठीक ढंग से करो। उस वक्त ससुर जी चुपचाप मुझे देखते, जैसे उन्हें मेरे लिए दुख होता हो। जब मैंने पहली बार उन्हें दवा दी तो उन्होंने कांपते हाथों से मेरा सिर हल्के से छुआ। वह छोटा सा स्पर्श मुझे महीनों बाद इंसान जैसा महसूस करा गया। एक दिन गुजरते गए। मेरी रसोई, झाड़ू, दवाइयाँ सब चल रहा था। ननंद कमियां निकालती, सास गुस्सा करती, कभी नमक ज़्यादा, कभी रोटी मोटी, कभी समय पर दूध ना देना। शिकायतें अनगिनत थी उनकी। और रजत, वो सब चुपचाप देखते रहते। जब उम्मीद की कि वह मेरे लिए एक शब्द कहेंगे, उन्होंने नज़रें फेर ली। रात में जब हम अकेले हुए तो उसने धीमे से कहा, समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ बीमार है और बहनें छोटी हैं, पिता वैसे ही बिस्तर पर हैं। जिम्मेदारियां मुझ पर बहुत है पल्लवी, बस थोड़ा साथ दो। मैंने उनसे पूछा, वक्त कब ठीक होगा, कब मुझे बहू नहीं इंसान समझा जाएगा। उसने जवाब नहीं दिया। मैं जानती थी कि ये घर मेरे लिए कैद की तरह है। बस पहले मौसा मौसी का घर था और अब ये घर है। अगले दिन से सास और ननंद मुझे आदेश देने लगी कि जाकर राशन का सामान लेकर आओ, लेकिन कीमत तोल मोल कर खरीदना, ज़्यादा महंगा सामान मत उठाना, क्योंकि हम बहुत अमीर नहीं हैं। घर बड़ी मुश्किल से चलता है और तुम तो मौसा मौसी के घर में भी सब मुफ्त में खाती रही और यहाँ भी, इसलिए तुम्हें खर्च का क्या पता होगा। उनकी बात सुनते मेरा दिल हर बार चूर हो जाता। वे रोज मुझे ताने देती, पर मैं सब सहती रहती। जैसे ही शाम को मैं राशन लेकर वापस आती तो वो मुझे देखते ही चिल्लाने लगती,
अरे इतना महंगा सामान क्यों ले आई? दिमाग नहीं है क्या? मैं हर बार हिसाब दिखाती, रसीदें आगे रख देती, पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। ननंद तो उल्टा कहती कि मैं पैसे बचाकर अपने पास रखती हूँ। झूठे आरोप, ताने, शक सब रोज का नियम बन चुका था। मैंने चाहा था कि शायद रजत एक दिन मेरे लिए बोले, पर वह भी हमेशा चुप रहते। मैं भी फिर हर बार चुपचाप सह लेती। इसी तरीके से पूरे 6 महीने बीत चुके थे। अब मैं इस घर की हर आवाज़, हर चेहरे की मंशा पहचानने लगी। किस वक्त कौन ताना देगा, कौन शिकायत करेगा और कब कौन मुझे बुलाकर काम सौंपेगा, सब समझ आ जाता था। मेरा मन अंदर से टूट चुका था। मैं चलती फिरती एक ऐसी लाश जैसी हो गई थी जो बस दूसरों के लिए काम करती है, पर उसे प्यार से देखने वाला कोई नहीं था। मैंने इस घर के हर एक सदस्य की सेवा की, सुबह से रात तक हर जरूरत पूरी की, पर किसी ने भी मुझे बहू समझकर नहीं अपनाया। सबके लिए मैं जैसे एक खरीदी हुई नौकरानी थी। कई बार जी चाहा कि सास को समझाऊं, कहूं कि मैं गलत नहीं, पर जैसे ही बोलने की कोशिश करती, सास तुरंत ताना देती, तेरे घर से दहेज नहीं आया था, इसलिए इतनी अकड़ है तुझमें। यह बात मेरी सांसों तक चुभने लगी थी। सच तो यह था कि मौसा मौसी ने बड़ी साधारण व्यवस्था में शादी करवाई थी और मैंने तो शादी से इनकार भी किया था, मगर मजबूर कर दिया गया था। उसी मजबूरी में मैं आज जी रही थी। रातों को चुपचाप कमरे के कोने में बैठकर सोचती, मेरी जिंदगी क्या बन गई है? मैं कहाँ थी और यहाँ कैसे पहुँच गई? सब बदल गया, पर किस्मत नहीं। मौसा मौसी के घर भी नौकरानी जैसी थी और अब ससुराल में भी, बल्कि यहाँ हालात और ज़्यादा कठोर थे। अगर किसी दिन पानी 1 मिनट देर से मिले तो घर में जैसे बवंडर उठ जाता। मुझे समझने वाला कोई नहीं था, बस एक इंसान थे, वो ससुर जी। वे अक्सर मुझे देखते, उनकी आंखों में मेरी पीड़ा का एहसास झलकता। वे कम बोलते थे, शरीर भी कमजोर होने लगा था, पर उनके हर छोटे इशारे में अपनापन छिपा होता। कभी मैं दवा देने जाती तो वह थके हाथों से सिर पर हाथ रखते, जैसे कह रहे हो कि सब ठीक होगा। एक दिन दोपहर को अचानक ससुर जी की काफ़ी तबीयत खराब हुई। वे सहारे के बिना खड़े नहीं हो पा रहे थे। सांस टूट कर आ रही थी। सास और ननंद घबरा गई, पर करना क्या था ये उन्हें नहीं पता था। रजत ऑफिस में थे। ऐसी घड़ी में मैं एक पल भी ना रुकी, दौड़ती हुई बाहर निकली, ऑटो रोका और उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा हालत नाजुक है, तुरंत भर्ती करना होगा। मैं अस्पताल के बरामदे में बैठी थी और पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में अगर कोई सच्चा रिश्ता था तो यही बूढ़ा आदमी, जिसने कभी ताना नहीं दिया, केवल अपनापन दिया। लेकिन भर्ती के लिए पैसे चाहिए थे और घर में पैसे नाम का कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद रजत को खबर मिली कि उनके पिता अस्पताल में हैं। वह बिना कुछ सोचे सीधा भागते हुए वहां पहुंचे। जब जेब खाली थी, पैसे के बिना इलाज कैसे होता, तो मजबूरी में ससुर जी को घर वापस लाना पड़ा। रजत ने इधर उधर बहुत कोशिश की, कर्ज मांगने तक गए, पर किसी ने हाथ ना बढ़ाया। दवाइयां चलती रही, पर हालत अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक रात ससुर जी चुपचाप दुनिया से छोड़कर चले गए। घर जैसे सूना हो गया था, दीवारें भी जैसे रो रही थी। जो सास दिन रात मुझे ताने देती थी, अब वो बिल्कुल चुप पड़ गई थी। ननंद भी सहमी हुई थी। पिता के जाने के बाद उसे अपने भविष्य की चिंता घेरने लगी। ना कोई रिश्ता, ना कोई सहारा। घर में बोलचाल कम हो गई थी, आवाजें भी धीमे चलने लगी। उधर रजत का स्वभाव बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले कम बोलता था, अब हर छोटी सी बात पर गुस्सा दिखाने लगा। एक दिन उन्होंने मुझे पानी मांगा। मैं रसोई में थी, बस कुछ सेकंड देर हुई और वह गिलास जमीन पर फेंकते हुए चिल्ला उठे। मैं कांप गई, आंखों में आंसू लिए पूछा, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगी, अब सबका खर्च मुझ पर है। बहनों की शादी, घर का खर्च, दवाइयों के बिल, और तो और मेरे पिता भी चल बसे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास उनके इलाज के पैसे नहीं थे। मैं चुप थी, लेकिन उनकी हर मेरे दिल को छेद कर रही थी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है? तुम्हारे तो माता पिता भी नहीं हैं। उनके ये शब्द जैसे घाव पर नमक थे। उन्हें क्या पता कि मैं हर रात अपने माता पिता की याद में रोती हूँ। काश वो आज होते तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, सब ठीक हो जाएगा। पर मेरी इस बात ने जैसे आग भड़का दी हो। वे गुस्से में बोले, कैसे? बहनों की शादी करनी है, अब माँ भी बीमार रहने लगी है, पैसा वैसा कुछ भी नहीं है। और वो सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गए। पहली बार मैंने उन्हें इतना टूटा हुआ देखा था। चाहे जैसे भी हो, मेरे पति थे, मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती थी। आंखों में आंसू भर कर कहा, अगर कुछ मदद कर सकूं तो बताइए, मैं करूंगी। उन्होंने कटुर स्वर में हंसते हुए कहा, तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास ना पढ़ाई लिखाई है ना हुनर। फिर उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, एक काम है जो तुम कर सकती हो। मैं चौकन्नी हुई, कैसा काम? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं रहने दो, तुमसे नहीं होगा। मैं विनती करती रही, नहीं बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि कल तैयार रहना, एक अच्छी सी साड़ी पहनना और मेरे साथ ऑफिस चले जाना। अगर घर वाले पूछे तो कहना कि रजत ने बुलाया है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उनकी बात सुनते मैं सुन रह गई। पूछा, लेकिन किसके लिए? उन्होंने तीखी नजर डालकर कहा, अगर सवाल ही करने हैं तो रहने दो।
मैं तुरंत उनका हाथ पकड़कर बोली, नहीं, मैं तैयार रहूंगी, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मुझे बस इतना पता था कि मेरी ज़िंदगी अब किसी मोड़ पर मुड़ने वाली है, कहाँ किस दिशा में, इसका अंदाज़ा मुझे खुद भी नहीं था। अगली दोपहर रजत मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए। मैंने वह साड़ी पहनी और उनके साथ ऑफिस की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट और बेचैनी चल रही थी, इसलिए मैंने उनसे एक भी बात नहीं की। ऑफिस पहुंचते ही मैंने पूछा, हम किससे मिलने जा रहे हैं? रजत ने ठंडे लहजे में कहा, बस किसी से मिलवाना है तो मुस्कुराना और अच्छे से पेश आना। मैंने फिर पूछा, किससे? तो वह बिना मेरी ओर देखे बोले, मेरे बॉस। कहते कहते हम केबिन तक पहुंच चुके थे, जहां काले रंग के कोट में एक आदमी बैठा था। रजत ने दरवाज़ा बंद किया और बोला, बॉस, ये मेरी पत्नी पल्लवी है। और उन्होंने कुछ इशारा किया, जिसे समझकर ही मेरे भीतर बेचैनी और बढ़ गई। मेरी निगाहें जमीन पर थी, मैं उस आदमी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। तभी रजत मुझे वहीं छोड़कर बाहर जाने लगे। मैं घबरा कर उनके पीछे भागी और कहा, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने मेरा हाथ जोर से दबाया, जिससे मुझे दर्द हुआ, और वो मुस्कुरा कर बोले, काम हो चुका है, अब हमारी ज़िंदगी की परेशानियां जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। फिर वो मुझे बाइक पर बैठाकर वापस घर ले आए। घर में कदम रखते ही सास और ननद की अजीब सी मुस्कान ने मेरी बेचैनी को और गहरा कर दिया। जो लोग थोड़ी देर बाहर जाने पर भी शक करने लगते थे, आज चुप थे। मैं कमरे में चली गई। रात को रजत ने कमरे में ही खाना मंगवाया। मैंने खाना दिया तो उत्साहित होकर बोले, अब हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है पल्लवी, सब तुम्हारी वजह से है। मैंने धीमे से पूछा, कैसे? वो बोले, तुम बहुत लकी हो, बस तुम एक हफ्ते के लिए मेरे बॉस के घर जाना है। ये सुनते ही मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मैं चौंक कर चीखी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? रजत शांत रहकर बोले, बकवास नहीं, सच है। इससे प्रमोशन मिलेगा, पैसा मिलेगा और नया फ्लैट भी। जाना होगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई सामान नहीं। रजत ने खाने की प्लेट अलग धकेली और बोले, मत भूलो, मैं तुम्हें मौसा मौसी के घर वापस भेज सकता हूँ। तुम जब आई थी खाली हाथ आई थी, सब मैंने दिया है। पति के दुख में साथ देना तुम्हारा फर्ज है। एहसान मानो कि इतना कुछ अच्छा मिला है। मैं रोते हुए बोली, पत्नी हूँ, किसी और के पास कैसे जाऊँ? वो आगे बढ़कर बोले, बहस मत करो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तलाक दे दूंगा। वैसे भी तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारे आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी खराब हुई है। प्रमोशन रुक गया, खर्चा बढ़ गया। उनकी बातें तीर की तरह मेरे दिल में लगी। लगा जैसे धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मौसा मौसी के घर जाना मेरे लिए नरक से कम नहीं था। बड़ा किया तो सही, लेकिन प्यार कभी नहीं दिया, और अब अगर मैं लौटी तो शायद दरवाज़ा भी नहीं मिलता। मैंने रोते हुए भगवान से कहा, अगर यही ज़िंदगी देनी थी तो माता पिता के साथ ही मुझे ख़त्म कर देते, पर मजबूरी ने मुझे चुप करवा दिया था। मैं टूटी हुई थी, पर रास्ता कोई नहीं था, इसलिए अंत में मुझे अपने पति की बात माननी पड़ी। अगली रात रजत फिर से मेरे लिए एक लाल रंग की साड़ी लेकर आए। साड़ी मुझे थमाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, जल्दी से इसे पहन लो, देर हो रही है। मेरे भीतर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी ये साड़ी पहनने की, मगर मजबूरी ऐसी कि आंखों में आंसू ले धीरे धीरे साड़ी पहनने लगी। करीब आधे घंटे के बाद रजत ने बाइक निकाली और मुझे अपने साथ बॉस के बंगले की ओर ले गए। दरवाजे के पास पहुंचते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। कदम लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई जिंदा लाश बनकर खड़ी हूँ और मेरा पति पति नहीं बल्कि एक डिलीवरी बॉय हो, जो मुझे किसी सामान की तरह यहाँ छोड़ने आया हो। जब मैंने उनकी ओर देखा तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, जैसे उन्हें इस बात का गर्व था कि उनकी पत्नी किसी और के हाथ सौंपी जा रही है। यह दृश्य मेरे दिल को अंदर ही अंदर चीर रहा था, मेरी मगर सुनने वाला कोई नहीं था। हम जैसे ही आगे बढ़े तो चौकीदार ने हाथ रोककर कहा, आप मैडम को यहीं छोड़ दीजिए, बॉस का आदेश है। रजत बिना मेरी तरफ देखे मुड़े वापस चले गए। मैं अभी वह स्तंभ खड़ी रह गई, फिर धीरे धीरे अंदर चली गई। एक आदमी ने मुझे कमरे में बिठाया और बोला, यही इंतजार करें। मैं पूरी रात उसी सोफे पर बैठी रोती रही, अपनी तकदीर को कोसती रही, पर कमरे का दरवाज़ा पूरी रात नहीं खुला। मैं बिल्कुल अकेली थी, सेमी हुई, टूटी हुई। सुबह आँख खुली तो देखा एक नौकर मेरे सामने खड़ा था, हाथों में पैसे का लिफाफा लिया। उसने बेहद सामान्य आवाज़ में कहा, अब आप जा सकती हैं, ये पैसे साहब ने दिए हैं। मैंने वह लिफाफा हाथों में थामा और बिना एक शब्द कहे वहाँ से निकल पड़ी। घर लौटी तो रजत ने मेरे चेहरे की हालत पूछने के बजाय मेरे हाथ से वह लिफाफा झपट लिया और खुशी से बोला, वाह पल्लवी, तुमने तो हमारा आधा बोझ ही कम कर दिया। तुम बहुत काम की निकली हो। मैं कुछ कहना चाहती थी, पर उनके चेहरे पर पैसे की चमक देकर मेरे शब्द मन में ही अटक गए। अंदर से मैं खून के आंसू रो रही थी, मगर बाहर चुप थी। मैं धीरे से अपने कमरे में गई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं मजबूर थी। मेरे माता पिता होते तो शायद आज ये दिन मुझे देखना न पड़ता। आंखें कब भारी होकर बंद हुई पता न चला। रात में जब नींद खुली तो देखा रजत फिर से मेरे पास बैठे थे और हाथ में फिर से नई साड़ी लिए कह रहे थे, कल फिर जाना है, इसे पहनकर। मैंने जैसे इनकार करने की कोशिश की, उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, तुम्हें ये काम करना ही होगा।
अगर नहीं किया तो तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे मौसा मौसी के घर भेज दूंगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें, इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा। उन्होंने साड़ी मेरी ओर बढ़ा दी और चुपचाप मैं उसे देखती रह गई। मैं अब सिर्फ एक शरीर रह गई थी, जिसकी रूह पहले ही मर चुकी थी। अगली रात मैं फिर से उसी बंगले पहुंची। वही पुराना सन्नाटा, वही बड़े दरवाजे और वही औपचारिक मुस्कान लिए एक नौकर। उसने बिना कुछ पूछे मुझे कमरे तक पहुंचा दिया। कमरा पहले की तरह शांत था, इतना शांत कि मेरी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं सोफे पर बैठी रही, उम्मीद और डर दोनों साथ लिए। शायद आज कुछ अलग होगा, लेकिन जैसे पिछली रात बीती थी, ये रात भी वैसे ही बीत गई। कोई नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं, दरवाज़ा बंद और मैं अकेली। समय करवटें बदलता रहा और मैं आंचल भीगे आंसुओं के साथ बस यही सोचती रही कि आखिर ये खेल क्या है। मुझे यहाँ बुलाकर छोड़ा क्यों जाता है और सुबह पैसे क्यों देते हैं। सुबह होते ही दरवाज़ा खुला। वही नौकर हाथ में लिफाफा लिए खड़ा था। उसका वह नरम लहजा भी वही। मैडम, गाड़ी बाहर तैयार है, आप अकेले मत जाइएगा। मैंने बिना किसी सवाल के लिफाफा थामा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखती रही। पेड़, सकड़े, धुंधली रोशनी, सब मेरे भीतर की उलझन जैसे। अगर उसका मकसद बुराई होता तो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता। फिर बार बार बुलाने का असली कारण क्या है, यही सवाल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। घर पहुंची तो रजत दरवाजे पर जैसे इंतजार कर रहे हो। उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा, बस लिफाफा छीना और नोट गिनकर मुस्कुराए। बहुत अच्छा, ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। मेरे भीतर सब कुछ टूट गया था। मैं उनके लिए अब सिर्फ पैसा लाने की जरिया बन चुकी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, एक दिन अगर वह आदमी मुझे वापस ना भेजे तो? रजत हंसते हुए बोले, असंभव। वह तुम्हें क्या क्यों रोकेगा? तुम तो वही खजाना हो जिसे मैं रोज कमाता हूँ। मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा। उनकी बात मेरे दिल को तीर की तरह चुभ गई थी। उन्होंने मेरी इज्जत की ना परवाह थी, ना मेरी हालत की, बस लालच, सिर्फ लालच। अब वही सिलसिला रोज चलने लगा। हर रात मैं बंगले में जाती, कमरे में बैठी रोती, सुबह पैसे मिलते और घर लौट आती। इन दिनों मैं भीतर ही भीतर जल रही थी। क्यों बुलाया जाता है, क्यों छुआ भी नहीं जाता, क्यों सुबह पैसे मिलते हैं, और ये रहस्य मुझे अंदर अंदर खाए जा रहा था। एक रात मैंने ठान लिया कि अब मैं सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठूंगी। उस रात रजत गहरी नींद में थे। मैंने धीरे से चादर ओढ़ी, पल्लू कसकर मुट्ठी में पकड़ा और घर का दरवाज़ा बिना आवाज़ किए खोल दिया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, पर कदम पहली बार मजबूत थे। मैं अकेली बंगले पहुंची। गार्ड ने आश्चर्य से पूछा, रजत सर तो आए नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं खुद आई हूँ, मुझे बॉस से मिलना है। उसने फ़ोन मिलाया, कुछ देर बात की और फिर मुझे अंदर जाने का इशारा किया। कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी अचानक और जोरदार होती हैं कि इंसान की सांसें भी थम जाती हैं। उस कमरे में थोड़ी देर के बाद एक आदमी दाखिल हुआ, काले कोट में, और जैसे मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ की बचपन की सहेली का बेटा विनोद था। मैं हैरानी से बोली, विनोद तुम हो? विनोद मुस्कुराया और मेरे पास आकर बोला, हाँ मैं ही हूँ विनोद, जिसके साथ तुम बचपन में खेला करती थी। जब तुम्हारी मौसी तुम्हें डांटती थी तब तुम मेरे पास आकर अपने दुख साझे किया करती थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ याद है, लेकिन फिर तुम पढ़ाई के लिए शहर चले गए। विनोद ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पढ़ाई के लिए गया था, और जब मैं कामयाब होकर वापस आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। जब मैंने ऑफिस खरीदा तो एक दिन तुम्हें रजत के साथ देखा, तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था। पर तुमने मुझे नहीं देखा। मुझे लगा शायद तुम अपने पति के साथ खुश होगी और रजत तुम्हें खुश रखता होगा। लेकिन फिर एक दिन मैंने सुना कि रजत तुम्हारे बारे में घटिया बातें कर रहा था, कि तुम गरीब हो और बिना दहेज के आई हो। यही नहीं कि उसकी आंखों में सिर्फ लालच था, वह अक्सर कहता कि वह किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहता है। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तब मुझे पता चला कि तुम उस घातक इंसान के घर में हो, उसकी माँ और बहन के दबाव में नौकरानी की तरह रह रही हो। तभी मैंने ठान लिया कि किसी भी तरह तुम्हें उस नर्क जैसी जिंदगी से निकालूंगा। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। अंदर ही अंदर डर और राहत दोनों मिल रहे थे। विनोद ने मेरे सामने एक फाइल रखी। पल्लवी, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये तलाक के कागज है। रजत ने लालच के चलते तुम्हें तलाक दे दिया। तलाक के बदले उसने मुझसे 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया कि मैंने किस घिनौने इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताई थी। जिस आदमी ने पैसों की लालच में मुझे बेच दिया, वह ना पति कहलाने के लायक था, ना ही इंसानियत दिखाने के लायक। मैंने ठान लिया कि अब मैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहूंगी। मैं और विनोद बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक रजत घर में आए। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी झलक रही थी। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम पल्लवी, मुझे बिना बताए कैसे आ गई? विनोद खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, अब तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, तुम यहाँ से जाओ। रजत चीख पड़ा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरे अंदर जो गुस्सा जमा था वह फूट पड़ा। मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, जो पति खुद अपनी पत्नी की इज्जत की नीलामी करता है तो उल्टा धोखे की बात करता है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो।
फिर मैं विनोद के हाथ से तलाक के कागज लिए और तुरंत उस पर साइन कर दिए और चिल्लाते हुए कहा, अब से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मैं इस रिश्ते से पूरी तरह आज़ाद हूँ। रजत कुछ न कह सका। उसकी आंखों में केवल खालीपन था। वह चुपचाप दरवाज़ा बंद करके चला गया। विनोद ने मुझे देखा और मुस्कुराया। पहली बार मुझे लगा कि मेरी आवाज़ की ताकत है और मैं अपने जीवन की मालकिन हूँ। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब मैं किसी के लालच, किसी के दबाव या डर की कठपुतली नहीं रही। आज से मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी है। इतने सालों से जो दर्द मैंने झेला था, उसे इतनी जल्दी भुलाना और आगे बढ़ना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन इन सब में विनोद ने मेरा बखूबी साथ दिया। उसने मुझे ऑफिस में एक मैनेजर की पोस्ट पर रखा और हर काम को धीरे धीरे समझाया। हालांकि मैं इस पोस्ट के योग्य नहीं थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पूरे 6 महीने विनोद ने हर कदम पर मेरा पूरा बखूबी साथ दिया। उसने पढ़ाई लिखाई से लेकर ऑफिस के हर काम में मेरी मदद की। इसी वजह से मैं जल्द ही मैनेजर की पोस्ट पर आ गई थी। सभी कामों को मैं अच्छे से संभालने लगी। धीरे धीरे जिंदगी में जो भी दुख और दर्द थे, वे अब धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। मैं उन सभी यादों और तकलीफों को पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। एक दिन ऑफिस में विनोद ने सबके सामने मुझे प्रपोज किया। हालांकि मैं भी विनोद को मन ही मन चाहती थी, लेकिन उसे शादी करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। विनोद के हाँ कहने पर ही मैंने हाँ कह दिया। फिर हम दोनों एक मंदिर में जाकर सादगी के साथ शादी कर लिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। विनोद ने हमेशा मुझे खुश रखा। वह मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे हर छोटे नखरे भी बखूबी से उठाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर विनोद मेरी ज़िंदगी में ना आते तो शायद मैं अपने पुराने दर्द और मजबूरियों से कभी मुक्त ना हो पाती। विनोद की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। आज मैं उसके साथ बेहद खुश हूँ और अपनी नई ज़िंदगी जी रही हूँ और हर दिन उसके साथ प्यार और सम्मान महसूस करती हूँ। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।